I'm Ashmita and welcome to Formulator। आज हम लोग सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस के बाद एक न्यू टॉपिक देखेंगे जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है? हम लोग इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे थ्योरम्स देखते हैं, आगे वेल ऑर्डरिंग, डिवीजन थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम्स देखते हैं, प्राइम वाला। लेकिन ये होता क्या है? तो प्रिंसिपल इसमें बेसिकली हम लोग एक जनरलाइज्ड चीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पर ये डेफिनेशन क्या है इसका, हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले देखते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ टेक्निक ऑफ प्रूविंग स्टेटमेंट, थ्योरम और फॉर्मूला विच इज थॉट टू बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि मैथमेटिकल इंडक्शन एक तरह का टेक्निक है जो कि हम लोग एक थ्योरम या एक फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर। इसका मतलब कि मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग बेसिकली एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला को निकालने के लिए यूज करते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्मूला जैसे कि मान लीजिए हमने n इक्वल टू 1 के लिए किसी एक स्टेटमेंट को डिराइव किया, फिर हम लोग उसके n इक्वल टू n इज बेसिकली ऑल सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके लिए हम चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट, और इसे हम लोग जनरलाइज्ड एक फॉर्मूला देंगे। तो इसलिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ टेक्निक ऑफ प्रूविंग अ स्टेटमेंट, थ्योरम और फॉर्मूला, जैसे मैंने भी बताया कि इट इज यूज्ड टू प्रूव अ स्टेटमेंट, थ्योरम और फॉर्मूला एंड वी गिव इट एज अ जनरलाइज्ड वैल्यू, जनरलाइज्ड फॉर्मूला वी गिव इट टू देम विच इज थॉट टू बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर। हाँ, तो जब ये स्टेटमेंट और फॉर्मूला हम इसे जनरलाइज्ड फॉर्मूला देंगे तो वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होना चाहिए। Secondly, by generalizing it in a form of principle which we would use to prove any mathematical statement is principle of mathematical induction। तो ये कह रहा है कि यही जनरलाइजिंग वाला बात मैंने बताया था कि अगर उस फॉर्मूला को हम लोग जनरलाइज्ड वे में देख देंगे तो हम जब भी उस तरह के प्रिंसिपल को किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में यूज करेंगे, उस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जनरलाइजिंग को हम यहाँ पे प्रिंसिपल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो इसका सॉल्यूशन प्रूफ है। हमने ये तो समझ लिया कि हमें ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर के लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकालना है जो कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन से निकालेंगे। पर स्टेप्स क्या है उसके, और अब वेरीफाई कैसे करेंगे? स्टेप्स भी लिख लेंगे अगर हमने जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाल लिया, लेकिन हम उसे चेक कैसे करेंगे, हमें ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। Consider statement P of n where n is a natural number, then to determine the validity of Pm for every n use these things। Okay, तो कह रहा है कि P of n जो है हमारा एक स्टेटमेंट है जिसमें से n हमारा जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब कह रहा है टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ P of n, इसका मतलब कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, उसका क्या वैलिडेशन होगा, उसका क्या बेस होगा, हम लोग वो जानने की यूज करते हैं, ठीक है। पहले हम उस गिवन स्टेटमेंट को चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फर्स्ट वी चेक इट फॉर n इक्वल टू 1। उस स्टेटमेंट में हम लोग n जो P ऑफ n जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें हम लोग n इक्वल टू 1 पुट करके चेक करेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। फर्स्ट स्टेप ये करेंगे। सेकेंड स्टेप, गिवन स्टेटमेंट P ऑफ n इज ऑल्सो n इक्वल टू k, दिस इज k where k is any positive integer। okay, तो अब ये कह रहा है कि हम अब पहला तो हमने चेक किया था, अज्यूम नहीं किया था, फर्स्ट हमने चेक किया था। यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, चेक, अज्यूम, प्रूव, ठीक है। चेक फॉर n इक्वल टू 1 एंड हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो फॉर्मूला n इक्वल टू k के लिए वैलिड है। अब हमें कह रहा है कि प्रूव करो अब, ठीक है। अब प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर P ऑफ k प्लस 1। तो हमने चेक किया n इक्वल टू 1 के लिए, अज्यूम करेंगे n इक्वल टू k के लिए एंड प्रूव करेंगे n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था चेक फॉर n इक्वल टू 1, उस स्टेटमेंट पे हम लोग n इक्वल टू 1, P ऑफ n हमारा एक स्टेटमेंट दिया है, मैं भी आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि n इक्वल टू P ऑफ n जो है हमारा वो स्टेटमेंट है, तो n इक्वल टू 1 उसमें रख करके हम चेक करेंगे। n इक्वल टू k को हम एक
अज्यूम करेंगे एंड n इक्वल टू के प्लस वन के लिए हम उसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकालने के लिए और उसके सॉल्यूशन एंड प्रूफ के लिए ये सारे स्टेप्स को यूज करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा। चलिए अब हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। ये मैंने इसलिए रेज नहीं किया क्योंकि इसी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यूज करके आऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों लिखा था ये तीन स्टेटमेंट्स, और ये तीन स्टेटमेंट्स ही एग्जैक्टली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के सारे एग्जांपल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है हमारा एग्जाम्पल वन, शो दैट 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन बाई टू। तो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन बाई टू। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ एंड सोल्यूट करना है। ठीक है, तो स्टेप वन प्रूफ करते हैं। स्टेप वन क्या है हमारा, चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन। चेक करते हैं, चेक स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन। चलिए चेक करते हैं। जब हम n इक्वल टू वन रखेंगे यहाँ पे, n इक्वल टू वन, ठीक है, तो अब हम इसमें जब n इक्वल टू वन रखेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 + 1 डिवाइडेड बाई टू, टू कट गया, ये 1 आ गया। ठीक है, तो फॉर n इक्वल टू वन सम इज 1 ट्रू है। सही है, ये n इक्वल टू वन के लिए हमारा सम 1 आ गया, तो ये ट्रू है। अब हमें स्टेप टू में चलना होगा। इसमें कह रहा है कि अज्यूम द गिवन स्टेटमेंट p ऑफ n इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब हमें कह रहा है कि यहाँ ये तो n तक का दिया हुआ है, ठीक है, बट हमें कह रहा है कि अब चेक करो कि ये k तक, k एक पॉजिटिव इंटीजर है, वहां तक इसको अज्यूम कर लो कि ये ट्रू है। तो मान लेते हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू k, सम क्या आ जाएगा, n तक होता था तो n इंटू n प्लस वन बाई टू, अगर k तक होगा तो k इंटू k प्लस वन बाई टू, ये हमने मान लिया। अब कह रहा है प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर p ऑफ k प्लस वन। ठीक है, अब कह रहा है कि ये तो हमने अज्यूम किया था। अब स्टेप थ्री में कह रहा है कि चेक करो ये k प्लस वन स्टेटमेंट के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलिए चेक करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू k प्लस वन, ये तो हमने k तक का चेक किया। पहले स्टेप में हमने क्या किया, वी चेकड इट फॉर n इक्वल टू वन एंड हमारा आंसर सही आ गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि हम लोग n इक्वल टू k तक जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था उसको अज्यूम कर लेते हैं फॉर k। अब कह रहा है फॉर k प्लस वन चेक करो कि ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है। तो मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में दिखाती हूँ कि ये कैसे प्रूफ करते हैं। तो हमने 1 से k तक ले लिया। अब हमें कह रहा है k प्लस वन एलिमेंट के लिए, तो k प्लस वन एलिमेंट्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 अप टू k प्लस k प्लस वन। ठीक है, ये k प्लस वन इज नथिंग बट एन एलिमेंट, k के बाद ब्रैकेट दे देती हूँ, ये k के बाद एक k प्लस वन एक एलिमेंट है। जैसे क्या 4 के बाद 5 आता है ना, तो 4 + 1 इज 5, वैसे k प्लस वन इसके नेक्स्ट टर्म का एलिमेंट है। पर बाय द फॉर्मूला हमारा k प्लस वन एलिमेंट के लिए हमारा सम क्या आना चाहिए, बाय द फॉर्मूला हम n के जगह पे k प्लस वन रखते हैं, क्योंकि अप टू k प्लस वन इस बार हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग k तक रखे थे, अब यहाँ पे हम लोग k प्लस वन तक के लिए चेक कर रहे हैं। तो जब k प्लस वन हमारा n हो गया, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, n को फिर से k प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब हमें यहां से यहां तक का सम पता था कि क्या है, हमने पहले माना था, तो क्या था वो k इंटू k प्लस वन बाई टू, k इंटू k प्लस वन बाई टू। अब यहाँ पे आ गया k प्लस वन, ठीक है, और इधर क्या है हमारा k प्लस वन, k प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, k प्लस वन को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने k प्लस वन को कॉमन लिया तो यहाँ पे k आ जाएगा, ठीक है,
यहाँ पे हमने k+1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे k आ जाएगा। हाँ ठीक है, k+1 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे k+1 आ जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक स्टेप और लिख देती हूँ, k इंटू k+1 प्लस 2 इंटू k+1 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे है k+1 इंटू k+2 डिवाइडेड बाई 2। ये मैं इरेज कर दे रही हूँ अब। यहाँ तक समझ गए हम। यहाँ तक का सम हमें पता था k इंटू k+1/2 है, फिर हमने k+1 एक और टर्म को ऐड किया और हमें जनरलाइज्ड फॉर्मूला में इसका पता है k+1 इंटू k+1+1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ से k+1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तो k बच गया और यहाँ +2 हो गया। तो क्या LHS इक्वल टू RHS हो गया? हेंस प्रूव्ड कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड कि ये स्टेटमेंट सही है। ये तो था फॉर सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाती हूँ। ये वाला आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पहले हमने क्या किया, n इक्वल टू 1 के लिए हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उसने हमने चेक किया कि n इक्वल टू 1 के लिए ये वैलिड है या नहीं है, वो हमने चेक कर लिया। फिर सेकंड हमें चेक करना था कि सम जो है हमारा वो हमने k तक के लिए जनरलाइज करके रख लिया अपने पास। अब हमें क्या है, k+1 टर्म्स के लिए बोल रहा है तो k उसके बाद k+1 टर्म आएगा। तो एक स्टेटमेंट तो हम ऐसा लिखेंगे लेकिन हमें जनरलाइज्ड फॉर्मूला उसका पता है k+1 इंटू k+1+1/2, ठीक है। क्योंकि n जो है हमारा उसे हमने k+1 से रिप्लेस कर दिया। अब हमें इतना का सम पता था जनरलाइज्ड फॉर्मूला से, k इंटू k+1/2 प्लस हमने एक और टर्म जो ऐड किया था प्लस वो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा और इधर से भी ये इतना आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस वाज फॉर सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n²। हमें ये प्रूफ करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए प्रूफ करते हैं। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, चेक फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 रखते हैं। चेक फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 हम रख करके चेक करते हैं। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा n² क्या आ जाएगा, 1² जो कि 1 आ जाएगा और ये सही है, ठीक है। n इक्वल टू 1 के लिए हमारा सम क्या है, 1 है। अब स्टेप 2 करते हैं। अज्यूम फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए हमने इसे अज्यूम किया तो क्या आ जाएगा, ये n इक्वल टू k के लिए हमने अज्यूम किया तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 अप टू 2k - 1 is equal to k²। We assumed it for n equal to k and now
prove it for n equal to k plus 1. n इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक किया, n इक्वल टू k के लिए हमने इसे अज्यूम किया, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करेंगे अब. तो अब हम n इक्वल टू k प्लस 1 कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 2k माइनस 1 हुआ हमारा, प्लस अब हमें k प्लस 1 के लिए चेक करना है. ऐसा लिख सकते हैं हम. अब हम k के जगह पे k प्लस 1 से इसको रिप्लेस कर देंगे और इधर हमारा क्या आ जाएगा? k प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा. ये k प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि k प्लस 1 एलिमेंट्स के लिए हमारा वो n स्क्वायर होता है. n के लिए n स्क्वायर था, k प्लस 1 के लिए k प्लस 1 का स्क्वायर होगा, k के लिए k स्क्वायर था. ये हमें पता था. ठीक है, तो अब हम इसे इक्वेट करते हैं. तो यहां तक का सम तो हमें पता था, यहां से क्या था? k स्क्वायर प्लस यहां पे क्या मिल गया हमें? 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1. दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 का स्क्वायर. अब हम चेक करते हैं सही. पहले इसको सॉल्व करते हैं. तो k स्क्वायर ये क्या आ जाएगा? 2k प्लस 2 माइनस 1, तो k प्लस 1 का स्क्वायर. k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आ गया और ये k. ठीक है, ये होता है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमें पता है. ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं तो आप इसे ही खोल दें. k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k. ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया. हमने n इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, n इक्वल टू k के लिए हमें अज्यूम कर लिया, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने LHS इक्वल टू RHS कर दिया, जो कि अब हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया. एंड वी डिड इट यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन विच इज़ वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल. तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल एक तरह का एग्जाम्पल है. कल हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें हमने 3 स्टेप्स देखे थे. तो उसी 3 स्टेप्स को यूज़ करके हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो जैसे कि हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, इट इज़ वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल. वन मोर थिंग, कल मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम बेसिकली 3 स्टेप्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट स्टेप, अगर हमारे पास एक P ऑफ n जो कि एक स्टेटमेंट है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, वो हमें दिया हुआ होता है, तो वी चेक इट फॉर n इक्वल टू 1 इट इज़ ट्रू और नॉट. n इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है. फिर हम क्या करते हैं, फिर उस फॉर्मूले को हम n इक्वल टू k के लिए अज्यूम कर लेते हैं. हाँ चलो, n इक्वल टू 1 के लिए इसने सफाइस कर दिया है, अब n इक्वल टू k को अज्यूम कर लेते हैं. एंड यूजिंग दैट n इक्वल टू k वी प्रूव आवर n इक्वल टू k प्लस 1. याद होगा आपको, n इक्वल टू 1 के लिए हमने उसे चेक किया था, n इक्वल टू k के लिए हमने उसे अज्यूम किया था, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने उसे प्रूव किया था. तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ करेंगे. n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, n इक्वल टू k के लिए इसे अज्यूम करेंगे, एंड n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसे हम लोग प्रूव करेंगे. तो पहले वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होता क्या है वो देख लेते हैं. ये इसका स्टेटमेंट है. एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैज़ अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट. ये कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक होल नेचुरल नंबर है, पूरा एक नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें से अगर हम एक सबसेट उठाएंगे तो उसके पास एक लीस्ट एलिमेंट होगा. तो जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है तब हम ये सब लिख रहे हैं, वरना हमें बचपन से पता होता है कि हम कोई भी सेट उठा ले. जैसे मान लीजिए हमने ये नेचुरल नंबर में से ये सेट उठा लिया 2 3 8 9, तो इस सेट में से आप बता सकते हैं लीस्ट एलिमेंट कौन है? 2 है. तो ये यही कह रहा है, अगर हम सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स में से अगर एक सबसेट S उठा लेंगे तो हमें ये प्रूव करना है कि उसके पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा. दिस इज वेल नोन थिंग, बट वी विल प्रूव इट यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन.
तो यही कह रहा है, दस इफ S हैज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर देन देयर एग्जिस्ट P बिलोंग्स टू S सच दैट P इज लेस देन Q फॉर ऑल Q बिलोंग्स टू S। तो ये यही कह रहा है कि अगर हमने सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स में से एक सबसेट उठाया तो इसमें एक एलिमेंट P होगा, ठीक है, यही हमारा एलिमेंट P है, जो कि विच इज लेस देन Q फॉर ऑल Q बिलोंग्स टू S। तो Q हमारा कौन कौन हो जाएगा, 3, 8, 9, ये तीनों हमारा Q हो जाएगा, क्योंकि P इज लेस देन ऑल Q। क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर P लेस देन इक्वल टू Q अगर हमने प्रूफ कर दिया, जैसे लेस देन इक्वल टू हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे सेट में ऐसा भी हो सकता 2, 2, 8, 9, ठीक है, लेकिन लीस्ट एलिमेंट को हम लोग किसी एक को ही मानेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम लोग दो नहीं मान सकते, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम लोग एक मान, क्योंकि इट इज नॉट आस्किंग कि रेंज नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है, चाहे 2 उसमें 10 बार ही क्यों ना हो सेट में, ठीक है। इसलिए अब P इज लेस देन इक्वल टू Q, P इज लेस देन इक्वल टू Q का क्या मतलब हुआ कि P जो होगा, जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, इट इज लेस देन ऑल द नंबर्स, ठीक है, जो कि सेट में है, तभी ये स्मॉलेस्ट नंबर। किसी एक सेट में 10 नंबर है और किसी एक P एलिमेंट को हमने स्मॉलेस्ट मानना है, तो हम क्या करेंगे, हम बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उसे स्मॉल प्रूव कर देंगे। तो ये यही कह रहा है, P इज लेस देन इक्वल टू Q, दिस मीन्स दिस P इज लेस देन ऑल द एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारा था कि हमने पूरे एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से हमने एक सबसेट उठाया जो कि एक मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स का सबसेट है, उसमें से हमें प्रूव करना है कि दैट इट विल हैव अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो उसमें से अब हमें ये एक लाइन लिखा हुआ है, दस इफ S हैज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर देन देयर एग्जिस्ट P बिलोंग्स टू S सच दैट P लेस देन Q फॉर ऑल Q बिलोंग्स टू S। P एक एलिमेंट होगा, मैंने आपको वहां बताया था, P एक एलिमेंट होगा विच इज लेस देन ऑल Q एंड Q इज द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब हम इसे प्रूव करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि उसे n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं है ये स्टेटमेंट। तो चलिए n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। A set containing just one element has a smallest number, namely the element itself. Here the well ordering principle is true for size 1. दिस इज सिंपल। कह रहा है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि n इक्वल टू 1 के लिए हमें चेक करना है, तो जब हमारे सेट में एक ही एलिमेंट होगा तो क्या हम बोल सकते हैं वही एलिमेंट हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। अगर आपके सेट में एक ही एलिमेंट है, कोई दूसरा एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उस सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट वही हो जाएगा। वही लिख रहा है यहाँ पे, अ सेट कंटेनिंग जस्ट वन एलिमेंट हैज अ स्मॉलेस्ट नंबर द एलिमेंट इटसेल्फ, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा n इक्वल टू 1 में, वो नंबर खुद ही हो जाएगा। एक सेट का, एक एलिमेंट का हमारे पास सेट है, तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो वही एक एलिमेंट हो जाएगा। वही लिख रहा है कि हेयर द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इज ट्रू फॉर साइज 1। तो जस्ट वन एलिमेंट इटसेल्फ, ट्रू फॉर साइज 1। ये तो हमने n इक्वल टू 1 के लिए इसे चेक था, n इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक कर लिया। अब सेकंड हमें स्टेप क्या करना होता था, हमें n इक्वल टू, यहाँ पे n इक्वल टू n मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम n इक्वल टू n भी मान सकते हैं, n इक्वल टू देन नेक्स्ट, जैसे आप k इक्वल टू n मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे k इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है। ये सिंपली वही चीज़ है, n इक्वल टू k मानो या फिर n को n मान लो और नेक्स्ट स्टेप में n प्लस 1 मान लो। k या फिर n जो भी है वो एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, मतलब जनरल फैक्टर है, उसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना कि n इज समथिंग, n इज नथिंग बट अ वेरिएबल, वी कैन कीप इन प्लेस ऑफ n वी कैन कीप n ऑल्सो, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, n इक्वल टू 1 के लिए या फिर k इक्वल टू 1 कह लो, k इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया। अब हमें n साइज के लिए ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते थे, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते थे, n इक्वल टू k के लिए अज्यूम करते थे, n इक्वल टू k के लिए नाउ अज्यूम द प्रिंसिपल इज ट्रू फॉर साइज n, दैट इज एनी सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स हैज अ स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये यही कह रहा है कि मान लो हमारे पास n का एक सेट है जो कि n एलिमेंट्स का है, तो मान लो कि उसमें जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये सिंपली इसने अज्यूम करवा दिया, 1 के लिए हमने चेक किया, n के लिए हमने अज्यूम कर लिया। एक सेट ऑफ n नेचुरल नंबर, सॉरी सेट ऑफ n एलिमेंट्स, उसमें हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n प्लस 1 एलिमेंट्स। n के लिए हमने अज्यूम कर लिया, अब हम n प्लस 1 के लिए, दिस इज अज्यूम, 1 के लिए हमने अज्यूम कर लिया, अब हम n प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। 1 के लिए हमने अज्यूम कर लिया, अब हम n प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। 1 के लिए हमने अज्यूम कर लिया, अब हम n प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। 1 के लिए हमने अज्यूम कर लिया, अब हम n प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। 1 के लिए हमने अज्यूम कर लिया, अब हम n प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। 1 के लिए हमने अज्यूम कर लिया, अब हम n प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। 1 के लिए हमने अज्यूम कर लिया, अब हम n प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। 1 के लिए हमने अज्यूम कर लिया, अब हम n प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। 1 के लिए हमने अज्यूम कर लिया, अब हम n प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। 1 के लिए हमने अज्यूम कर लिया, अब हम n प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। 1 के लिए हमने अज्यूम कर लिया, अब हम n प्लस 1 के
दिस वॉज चेक, दिस वॉज अज्यूम। तो n इक्वल टू n के लिए हमने अज्यूम कर लिया। अब हमें n+1 के लिए प्रूव करना है, तो क्या कह रहा है, लेट s बी अ सबसेट ऑफ n+1 नंबर्स फ्रॉम विच वन एलिमेंट p इज रिमूव्ड, नाउ रिमेनिंग n एलिमेंट्स हैज अ स्मॉलेस्ट नंबर से q। ओके, तो कह रहा है कि पहले हमारे पास n एलिमेंट्स थे, तो उसमें हमने अज्यूम कर लिया कि एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट करेगा। इसमें मान लीजिए से q कह देते हैं, ठीक है। इसमें जो पूरे सेट ऑफ n नंबर्स है उसमें से हमने q को स्मॉलेस्ट एलिमेंट मान लिया। तो अब हम n+1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो अब ये कह रहा है n+1 के लिए प्रूफ करने के लिए क्या करो, n+1 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट बाहर निकाल लो। n+1 एलिमेंट्स में से हम एक एलिमेंट बाहर निकाल देंगे और उस एलिमेंट का नाम p रख दो, ठीक है। n+1 एलिमेंट से हमारे पास, उसमें से हम एक एलिमेंट को बाहर निकाल लेंगे और उसका नाम हम p रख देंगे। तो अब हमारे पास टोटल कितने नंबर्स बच गए सेट में, अब हमारे पास उस सेट में टोटल n नंबर्स बच गए। और n के लिए तो हमने अज्यूम किया ही था कि q जो होगा उसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। क्या किया हमने थर्ड स्टेप में प्रूव में कि n+1 एलिमेंट्स थे हमारे पास, उसमें से हमने एक एलिमेंट को बाहर निकाल लिया, तो अब हमारे पास n एलिमेंट्स बच गया। अब उस n एलिमेंट्स में से हमें पता है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो कि हमने सेकंड स्टेप में अज्यूम किया था कि वो q होगा, ठीक है। तो p हमने बाहर निकाला था और q हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो p को तो हमने चेक नहीं किया कि वो q से बड़ा है या छोटा है। अब हम p और q को कंपेयर करेंगे और p और q में से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर n+1 एलिमेंट्स। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट s बी अ सबसेट ऑफ n+1 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम विच वन एलिमेंट p इज रिमूव्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि p को हम लोग रिमूव कर लेंगे, मतलब एक एलिमेंट को हम लोग रिमूव कर देंगे, उसका नेम p है। नाउ रिमेनिंग l एलिमेंट्स हैज अ स्मॉलेस्ट नंबर से q। हमने यहाँ पे माना था कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो n रिमेनिंग n एलिमेंट्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो q होगा, हेंस द स्मॉलर ऑफ p एंड q इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ s, ठीक है। तो अब p और q में से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो हमारा s सॉरी वही हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ s हो जाएगा। s क्या था, अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल में हमें सिंपली इतना सा बस प्रूव करना था कि हमारे पास एक सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, जिसमें से कि अगर हमने एक सबसेट लिया है तो उसमें एक लीस्ट एलिमेंट होगा, हमें ये प्रूव करना होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम प्रूफ के लिए क्या करते हैं, पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, फिर n इक्वल टू 1 n के लिए अज्यूम करेंगे एंड n इक्वल टू n+1 के लिए हम उसे प्रूव करेंगे। तो यही हमने किया। एक सेट है, मतलब सेट में हमारे एक एलिमेंट है, तो वही एलिमेंट हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। एंड अगर n एलिमेंट्स का सेट है तो उस एलिमेंट में हमने अज्यूम कर लिया कि q हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। एंड नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n+1 एलिमेंट्स। तो उस n+1 एलिमेंट्स में से हमने एक एलिमेंट को बाहर निकाल लिया। अब जो बचा n एलिमेंट्स, उसमें से हमें पता था कि उसमें से q जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। q जो स्मॉलेस्ट है, देखिए आप ऐसे कंफ्यूज नहीं हो सकते कि मैम हमने जो निकाला वही q, ये यहाँ पे q इज नॉट अ वेरिएबल, q उसके अंदर नहीं है। q एक एलिमेंट को हम नेम दे रहे हैं, जैसे n सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स में, सॉरी सेट ऑफ n नंबर्स में से जो स्मॉलेस्ट था उसको हम लोग q दे रहे थे नेम, वो q उसके अंदर नहीं है, उसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको हम लोग q बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो q हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। और फिर अब जब नीचे आएंगे नेक्स्ट प्रूफ वाले में n+1 एलिमेंट पे, तो एक एलिमेंट हम बाहर निकालेंगे, उसका नेम p q r है, सब कुछ भी रख सकते हैं, नेम से मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे वो ये जो एलिमेंट बाहर निकाल रहे हैं वो मैटर कर रहा है। वो एक एलिमेंट को हम बाहर निकाल देंगे। अब हमारे पास टोटल एक n+1 में से हमने एक को बाहर निकाल, तो हमारे पास n नेचुरल नंबर ही बच गया। अब उस n नेचुरल नंबर में पता है कि हमें एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा, उसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए। वो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें मिलेगा, वो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें मिलेगा, हमने जो इसे बाहर निकाला था और वो जो स्मॉलेस्ट नंबर था, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो जो स्मॉलेस्ट आएगा वही नंबर हमारा n+1 एलिमेंट्स वाले सेट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। एक को जिसको हमने बाहर निकाला और जो हमारा n बच गया उसमें से जो स्मॉलेस्ट मिला, उन दोनों नंबर्स को हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये था हमारा। और यहाँ पे हमने ये वाला जो लाइन है, फ्रॉम विच वन एलिमेंट p इज रिमूव्ड, नाउ रिमेनिंग n एलिमेंट्स हैज अ स्मॉलेस्ट नंबर p, दिस वी यूज्ड यूजिंग इंडक्शन हाइपोथेसिस, ठीक है। यहां से हमने उठाया था, यहां से उठाएंगे इसलिए दिस इज नथिंग बट प्रूव, ठीक है। चेक अज्यूम प्रूव। तो जब भी आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कुछ प्रूव करना होगा तो आप यही 3 स्टेप्स यूज करेंगे।
एंड वी डिड इट यूजिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि हमने इसे यहाँ से उठाया था और ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है रिकर्शन। तो बेसिकली रिकर्शन होता क्या है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए हमें स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पर चढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप लेते हैं फिर सेकेंड स्टेप लेते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सेकेंड स्टेप लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते। पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप लेते हैं, फिर हम लोग सेकेंड स्टेप, देन सो ऑन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टिल हाउ मेनी स्टेयर्स वी हैव। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, एक स्टेप को लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, मान लीजिए आपको हमें एक टास्क दिया गया कि आपको थर्ड स्टेप पर पहुंचना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप पे चढ़ेंगे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। लेकिन आपको सेकंड पर चढ़ने से पहले फर्स्ट पर चढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थर्ड पे चढ़ने से पहले सेकंड पे चढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, जैसे अगर हमें स्टेप 3 पर चढ़ना है, तो इट्स मैंडेटरी दैट स्टेप 3 पर हम चढ़े प्लस, सॉरी जस्ट अ सेकंड, हमें अगर स्टेप 3 पर चढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें स्टेप 2 पर चढ़ना होगा। ठीक है, स्टेप 3 पर आपको होने के लिए क्या कह रहा है, आप स्टेप 2 स्टेप 1 पर चढ़ चुके होंगे। तो स्टेप 3 पे होने से पहले, स्टेप 3 पे होने का क्या मतलब है, स्टेप 3 पे होने का ये मतलब है कि आप स्टेप 2 पर चढ़ चुके हैं प्लस स्टेप 1 पे भी चढ़ चुके हैं, तब आप स्टेप 3 पे आ चुके हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि स्टेप 2 का क्या है, हम स्टेप 2 पर चढ़ चुके हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसका मतलब है कि हमने स्टेप 1 को, अगर हमने स्टेप 2 पर चढ़ना है तो हम स्टेप 1 को क्रॉस करके आए हैं। ठीक है, आप एक ग्राउंड फ्लोर भी ऐड कर लें। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से हमने ग्राउंड फ्लोर पे थे हम, फिर हम स्टेप 1 पे गए, फिर हम स्टेप 2 पे गए, फिर हम स्टेप 3 पे पहुंच गए। ठीक है, तो स्टेप 3 पे पहुंचने से पहले हमें क्या क्या करना पड़ा, स्टेप 2 पर चढ़ना पड़ा, स्टेप 1 पर चढ़ना पड़ा और ग्राउंड फ्लोर से चढ़ना पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने हमसे पूछा कि स्टेप 2 पर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ा, तो स्टेप 2 पर चढ़ने के लिए हमें स्टेप 1 पर चढ़ना पड़ा और ग्राउंड फ्लोर से चढ़ना पड़ा एक बार। और अगर हमसे किसी ने पूछा कि स्टेप 1 पर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ा, कुछ नहीं, हम सीधे ग्राउंड फ्लोर से चढ़ गए उस पर। ठीक है, तो इसे ही हम लोग रिकर्शन कहते हैं कि अगर आपको इस स्टेप पर आना है तो आपको इस स्टेप को यूज करके आना होगा। दिस इज नॉट नेसेसरी, किसी में भी इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, इसका मतलब स्टेप 3 पर होने का क्या मतलब है, स्टेप 3 पर होने का मतलब है हमें इस स्टेप प्लस इस स्टेप, दोनों स्टेप पर अगर हम चढ़ जाएंगे तभी हम स्टेप 3 पे पहुंचेंगे। इसका मतलब अगर आपको इस टास्क को कंप्लीट करने से पहले आपको इन दोनों टास्क को कंप्लीट करना होगा। समझ रहे हैं आप, इस टास्क को कंप्लीट करने से पहले या कंप्लीट करने के लिए आपको इन दोनों स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप इस पर आ पाएंगे। इसे ही हम लोग रिकर्शन कहते हैं कि स्टेप्स को चढ़ना ही हमारा, जैसे देखिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं फंक्शन से समझाऊंगी, बट आप ये बेसिक एग्जांपल ध्यान में रखें, मैं आपको आगे समझाऊंगी कि मैं एक फंक्शन के हेल्प से आपको कैसे समझा सकती हूँ कि अगर प्रीवियस फंक्शन जो होगा, प्रीवियस फंक्शन को कंप्लीट किए बिना हम नेक्स्ट फंक्शन पे नहीं जा सकते, नेक्स्ट फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं वहाँ पे क्या समझा रही थी। तो डेफिनेशन है हमारा, a function which calls itself from a previous value to generate subsequent value। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे स्टेप क्या था, यहाँ पे स्टेप नाम का एक फंक्शन था। ठीक है, स्टेप इज नथिंग बट अ फंक्शन हेयर। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ फ्रॉम अ प्रीवियस वैल्यू, अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ फ्रॉम अ प्रीवियस वैल्यू टू जनरेट द सब्सिक्वेंट वैल्यू। इसमें ऐसा कह रहा है कि एक फंक्शन जो कि अपने आप को कॉल कर रहा है फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू,
इसका मतलब ऐसा कहते हैं, देखिए सेकंड डेफिनेशन क्या है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि एक फंक्शन जब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे हमने, हाँ चलिए देखिए, जैसे अगर हमें कहता है कि तुम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, तो उस स्टेप में हमें क्या कह रहा था, उस स्टेप में हमें ये कह रहा था कि हमें पहले उसके प्रीवियस फंक्शंस को कंप्लीट, जैसे n नाम का एक फंक्शन हमें कंप्लीट करना है, तो उसके पहले वाला जो फंक्शन है, फंक्शन n-1, वो हमें कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे n-1 सिर्फ स्टेप 2 नहीं, इस पूरे को मान रहे हैं, इस फंक्शन को हमें कंप्लीट करना होगा, प्लस समथिंग जो मैंने वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर लिखा था वो समथिंग एक कांस्टेंट मानते हैं यहाँ पे, या फिर कुछ वैल्यू आप रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह का फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको लग रहा है उसके जैसा। अगर स्टेप 3 पे जाना है तो स्टेप 2 प्लस स्टेप 1 हमें कंप्लीट करके आना होगा, प्लस कांस्टेंट। बहुत तरह के हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बना, ये एक रिकर्सिव फंक्शन का एग्जांपल है। बहुत तरह के रिकर्सिव फंक्शन होते हैं। रिकर्सिव फंक्शन इज नथिंग बट अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इन ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। एक फंक्शन को हम लोग खुद, जैसे जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक फंक्शन हमारा दिया हुआ था, ठीक है, तो फंक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंक्शन, इट्स नॉट ओनली फंक्शन, इसका नेम है इस फंक्शन का f1, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ और भी नेम, फिबोनाची, मैं आपको बताऊंगी बाद में फिबोनाची क्या होता है, बट यहाँ पे इसका नेम फिबोनाची भी कर सकते हैं, ठीक है। ये f एक तरह का नेम है फंक्शन का, ठीक है, और इसके अंदर जो वर्क कर रहा है, ये इसका, ये अंदर का इसका वर्क करने का प्रोसीजर है, और ये नेम है, ये इसका प्रोसीजर है। बेसिकली ये आपको सी में अच्छे से समझ में आएगा, जब आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाएगा तो आपको पता चलेगा फंक्शन होता कैसे एग्जीक्यूट है। और जब हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं उसमें हमें मेंशन किया हुआ होता है कि जैसे कि आप फिबोनाची का प्रोग्राम एग्जीक्यूट अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही करेंगे या फिर सेकंड सेमेस्टर में, तो उसमें बताया जाएगा कि आप फिबोनाची जब एग्जीक्यूट करेंगे तो एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू होता है, कि अगर हमें फिबोनाची ऑफ 3 निकालना है तो 2 और 1 का फिबोनाची हमें ऐड करना होता है, ठीक है, तब हमारा 3 का फिबोनाची निकलता है। जब आप सी प्रोग्रामिंग, बेसिकली रिकर्शन इज नॉट अ होल पार्ट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से पता चलेगा कि रिकर्शन वर्क कैसे करता है। यहाँ पे मैं आपको कितना भी समझा दूंगी, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा सकते, तो यहाँ पे हमें बेसिकली जो रिकर्शन यूज करना होता है वो दो तरह यूज करना होता है, वो अर्थमेटिक होता है, एक अर्थमेटिक एपी के लिए और एक जीपी के लिए। तो जो रियल में रिकर्शन होता है, जो हम लोग प्रोग्राम में पढ़ते हैं, वो वाला रिकर्शन नहीं है, मतलब सेम रिकर्शन है बट उस टाइप के प्रोग्राम्स को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा आपको समझाना, क्योंकि यूजिंग प्रोग्रामिंग वी कैन टीच इट वेरी इजिली। यूजिंग प्रोग्रामिंग ये समझाने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगे, क्योंकि मैं आपको फिबोनाची का एक प्रोग्राम समझाऊंगी, आप समझ जाएंगे। बट यूजिंग मैथमेटिकल आपको समझना पड़ेगा कि एक फंक्शन, जैसे छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ। मान लीजिए स्लीप नाम का एक प्रोग्राम है, ठीक है, और इसके अंदर जब हम गए तो स्लीप है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा हो तो आपको समझ आएगा, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन है स्लीप नाम का, तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो स्लीप के अंदर गए, जब स्लीप के अंदर जाएंगे तो फिर यहाँ पे एक स्लीप है, तो क्या हम फिर से यहीं पे पहुंच जाएंगे? इसका मतलब कह रहा है कि स्लीप को एग्जीक्यूट करो, तो स्लीप का फंक्शन ये है, चलो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसके अंदर आए हम लोग। अब इसमें कह रहा है कि फिर से स्लीप लिखा हुआ है, तो अब इसके अंदर नहीं जाना है हमें, स्लीप फंक्शन, ये मेन फंक्शन है हमारा, ठीक है, ये मेन फंक्शन है। हम जब भी कोई स्लीप को कॉल करेगा तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे। आई नो ये आपको बहुत वियर्ड लग रहा होगा, बट आई होप आप लोग सी पढ़ करके यहाँ पे आएंगे तो ये थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज रिकर्शन, और ठीक है, तो फंक्शन से हम लोग अंदर गए, अब इसके अंदर जाने के बाद हमें फिर से बोल रहा है कि फिर से वापस जाओ, फिर से स्लीप को कॉल करो, फिर हम लोग यहाँ गए, तो ये टर्मिनेट हो सकता है, मतलब इसके मैंने फंक्शन ज़्यादा नहीं लिखा, अगर यहाँ पे n इक्वल टू 2 है और बाहर में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि n इक्वल टू जब 4 होगा तब ये एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, till n equal to 4 we can do this, otherwise we will exit this function। तो वही कह रहा है कि स्लीप को जब हम बार बार कॉल करते जाएंगे उसी को हम लोग रिकर्शन कहते हैं।
और यहाँ पे मान लीजिए हम एक फॉर लूप लगा देंगे, तो अगर इसे हमने डिक्रीजिंग फंक्शन में डाल दिया तो लिखा होगा कि स्लीप को 5 टाइम एग्जीक्यूट करना है। तो स्लीप जब 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम लोग फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। तो यही सिंपली रिकर्शन है। इसके डेप्थ में आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे इसको अच्छे से, इसीलिए यहाँ पे जो चीज़ है वो मैथमेटिकली रिलेटेड है, जैसे कि एपी और जीपी यूजिंग है। इसलिए इतना जानने का आपको यहाँ पे जरूरत नहीं। आप डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो आपको रिकर्शन के एप्लीकेशंस जैसे टावर ऑफ हनोई एंड फिबोनाची सीरीज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। तो चलिए हम अपना मैथमेटिकल जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जितना है उतना ही पढ़ लेते हैं अभी। तो इसमें हमें एक रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन पढ़ना है। रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन में दो पार्ट्स होते हैं। जब भी हम फंक्शन लिखेंगे, रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे, तो उसमें हमें दो तरह के चीज मिलेंगे। एक तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड, स्मॉलेस्ट नंबर डिफाइंड फंक्शन। स्मॉलेस्ट नंबर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये होता है कि स्मॉलेस्ट, जैसे 0 और 1 को हम लोग स्मॉलेस्ट मानते हैं। आप मतलब जैसे 2 को भी मान सकते हैं, फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करता है, बट बेसिकली जनरली हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग 0 या 1 को ही बोलते हैं। तो एफ ऑफ 0, दिस एफ इज फंक्शन, कॉमा एफ ऑफ 1, ये जो दो होंगे वो हमारे स्मॉलेस्ट फंक्शन होंगे। और इसका हमें आंसर पता होगा। जब हम रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं तो हमें इसका आंसर पता होता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। और दूसरा हमारा होता है फॉर जनरल एन। फॉर जनरल एन इसका हमें फंक्शन गिवन होता है। ये सब आपको कहीं पे भी नहीं पूछेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। मैं आपको जो एपी और जीपी पढ़ाऊंगी बस वो पूछेगा। ये हम बस बेस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिफाइंड टर्म्स में नहीं लिख रही हूँ, बस आप समझ जाए उतना लिख रही हूँ, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं पूछेगा। ये डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखना है। अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन और अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ फ्रॉम अ प्रीवियस वैल्यू टू जनरेट सब्सिक्वेंट वैल्यू। ठीक है, ये दो डेफिनेशंस आपको हमेशा, क्योंकि दिस डेफिनेशन अगर आप कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स कहीं भी पढ़ेंगे, रिकर्शन थोड़ा थोड़ा सब जगह पढ़ाया जाता है, बिकॉज रिकर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्लेसमेंट में कंपनीज आएंगी तो रिकर्शन मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि रिकर्शन वो पूछेंगी ही। ठीक है, और रिकर्शन के डेप्थ में जाके जैसे उसके एप्लीकेशंस है, टावर ऑफ हनोई, फिबोनाची, ये सारी चीज़ें भी वो पूछते हैं, या फिर आपको उससे उसका कोड लिखवाएंगे। तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। रिकर्शन बहुत डेप्थ में क्लियर होना चाहिए, और डेप्थ में आपका रिकर्शन क्लियर बस और बस डेटा स्ट्रक्चर में हो सके, क्योंकि रिकर्शन इज अ पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ओनली। क्योंकि हम लोग आगे आप देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक्स एंड लिस्ट, स्टैक्स, लिस्ट, क्यूज जो भी आएगा, तो स्टैक्स में हम लोग रिकर्शन का यूज करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रिकर्शन इज स्टैक ऑल्सो। तो इसलिए आप यहाँ पे जो मैथमेटिकल है बस वो देखें। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1। जब हम रिकर्शन का फंक्शन लिखते हैं तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 हमारा गिवन होता है। और n टर्म्स के लिए भी हमारा फंक्शन, हम जैसे फंक्शन मान लीजिए यहाँ पे 2 फॉर एग्जाम्पल है ये, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एन इज एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस 2। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, जब इस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या है, एफ ऑफ एन इज कॉलिंग एफ ऑफ एन माइनस 1। तो फिर से मान लीजिए एफ नाम का कोई फंक्शन था, ठीक है, उसका कुछ था, और बाद में हमने लिखा एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस 1। तो एफ ऑफ एन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अंदर जाएंगे, लेकिन उसका टर्म क्या है, एफ ऑफ एन माइनस 1। तो हमें एफ ऑफ 5 को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले एफ ऑफ 4 को एग्जीक्यूट करना होगा। फिर जब 4 आएगा तो फिर हम वो 4 को लेकर यहाँ पे एफ ऑफ एन में आएंगे। तो जब हमें 4 को एग्जीक्यूट करना है तो हमें 3 को एग्जीक्यूट करना होगा। तो ये मेंशन होगा कि आपका एन कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सी, सो यू कैनॉट अंडरस्टैंड वेरी in a defined manner here, but I'll show you some examples. एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ जिससे कि आपको क्लियर होगा
कि हम ये कैसे लिख रहे हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हम लिखते हैं 5 7 9 11 13 लाइक दिस। ठीक है, इतना नंबर है हमारे पास और हमें ये बोल दिया है कि ये इसका फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n प्लस 5 है। तो हम लोग चेक करते हैं पहले ये सही है कि नहीं। ठीक है, चेक फॉर n इक्वल टू 1। तो चेक करते हैं फॉर n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग n इक्वल टू 0 रखेंगे वहां पे तो क्या आएगा हमारा, n इक्वल टू जब 0 रखेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारा 5 आएगा। फॉर n इक्वल टू 0 5 आएगा। जब हम n 0 रख देंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इज 5। तो n हमारा 0 पे 5 आ गया। तो क्या हम कह सकते हैं जब n 0 है तो 5 आ रहा है। हाँ, अब n इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। n इक्वल टू 1 रखो यहाँ पे तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 5 विच इज 7। तो क्या हमारा n इक्वल टू 1 पे 7 आ रहा है। हाँ, n इक्वल टू 2 पे चेक करो। n इक्वल टू 2 पे जब चेक करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 9। तो हाँ, अब हम आगे चेक नहीं करते हैं, अब हम आगे करते जाएंगे तो यही सेम टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये तो हमें पता चल गया कि ये जो गिवन फंक्शन है वो सही है। ठीक है, लेकिन हमें कह रहा है कि इस फंक्शन से लिख करके एक रिकर्सिव फंक्शन दिखाओ। यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। इससे कह रहा है क्वेश्चन में राइट रिकर्सिव फंक्शन। तो अब रिकर्सिव फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि हम लोग किस टाइप का रिकर्शन यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमें पता है कि जब हमने 0 रखा तो ये 5 आया। ठीक है, जब हमने 1 रखा तो यहाँ पे हमने हमारा 7 आया। जब हमने 2 रखा तो 9 आया और 3 रखेंगे तो 11, 4 रखेंगे तो 13, 5 रखेंगे तो 15। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है और हमें अगर 5 से 7 लाना होगा तो ये एपी का एग्जांपल है। ठीक है, एपी मतलब कि एडिशन। आप मल्टीप्लिकेशन को भूल जाएं अभी थोड़ी देर के लिए, मैं आपको एपी भी समझाऊंगी अच्छे से डेफिनेशन में लिखे क्या होता है, बट आपको यहाँ पे याद रखना ये एपी है। एपी मीन्स आपको एडिशन याद रखना होगा। तो क्या अगर हम इस 7 को 5 प्लस 2 लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 लिख सकते हैं? क्या इस 9 को हम लोग 7 प्लस 2 लिख सकते हैं? इस 11 को हम लोग 9 प्लस 2, इसे हम लोग 11 प्लस 2 और इसे हम लोग 13 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सिंपली ऐसा बोल रहा है कि दिस टर्म इज नथिंग बट प्रीवियस टर्म प्लस 2, दिस टर्म इज नथिंग बट प्रीवियस टर्म प्लस 2, दिस टर्म इज नथिंग बट प्रीवियस टर्म प्लस 2। तो अगर हमें एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला देगा तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं एफ ऑफ एन, अगर एफ ऑफ 5 हमें निकालने के लिए कहेगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस 2, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस 2? तो चलिए चेक करते हैं। पहले हम लोग 0 रखते हैं तो एफ ऑफ 0 रखेंगे, सॉरी 0 हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि एन माइनस 1 हमारा हाँ ठीक है, चलिए पहले देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि हमें 0th टर्म और या फिर फर्स्ट टर्म हमें लिखना होगा कि क्या है। तो हम यहाँ पे सिंपली मेंशन कर देंगे कि एफ ऑफ 0 हमारा 5 है और एफ ऑफ 0 क्या है, व्हेन n इक्वल टू 0 फर्स्ट टर्म।
दिस इज फर्स्ट टर्म। यहाँ मैंने लिखा है कि एफ ऑफ 0 जो है वो फर्स्ट टर्म है और वो 5 होगा, ठीक है। तो अब हमें एफ ऑफ 1 निकालना है, तो एफ ऑफ 1 ये है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 के लिए एफ ऑफ 1 प्लस, मैंने फंक्शन क्या लिखा, एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस 2। ये हमने कहाँ से चेक किया, प्रीवियस फंक्शन प्लस 2, प्रीवियस फंक्शन प्लस 2। तो हमें अब एफ ऑफ 1 निकाल के हम चेक करते हैं कि क्या हमारा 7 आ रहा है। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 प्लस 2। तो एफ ऑफ 0 हमारा कितना है, 5 है, प्लस 2 7 आ गया। तो क्या हमारा एफ ऑफ 1 7 था, हाँ था। अब हम एफ ऑफ 2 चेक करते हैं। इसमें सिंपली हमने क्या किया कि एफ ऑफ एन के लिए, एक एन जनरलाइज्ड टर्म के लिए हमने एक रिकर्सिव फंक्शन लिखा। रिकर्सिव फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि अगर इस स्टेप पे आना है तुमको, तो इसके पहले वाले का एडिशन प्लस 2 करो, ठीक है। अगर इस टर्म पे आना है तो इसके पहले वाले टर्म का एडिशन इस 2 के साथ करो। तो 2 भी एक जनरलाइज्ड थिंग था, 2 2 2 2 ऐड हुआ, तो 2 को हमने यहाँ बाहर पहना पता है तो कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो 2 को हमने कॉन्स्टेंटली ऐड कर लिया यहाँ पे सबके साथ। अब एफ ऑफ इसके लिए 5 के लिए हमें फोर्थ टर्म पे जाना होगा, फोर्थ के लिए हमें थर्ड टर्म पे जाना होगा। तो जब हमें 1 निकालना है तो हम 0 टर्म पे जा रहे हैं, जब हमें 2 निकालना है तो हम 1 टर्म पे जाएंगे। तो एफ ऑफ 1 हमारा कितना है, 7 प्लस 2 9 आ गया। क्या एफ ऑफ 2 हमारा 7 है, वैसे ही आप अगर आगे भी चेक करते जाएंगे तो एफ ऑफ 3 हमारा क्या होगा, एफ ऑफ 2 प्लस 2, ठीक है। एफ ऑफ 2 3 इज नथिंग बट एफ ऑफ n माइनस 1, तो n माइनस 1 को हम 2 लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ 2 हमारा कितना आएगा, 9 है, प्लस 2 11। तो क्या हमारा एफ ऑफ 3 11 है, हाँ 11 है, ठीक है। सिंपली अगर आप आगे भी ऐड करते जाएंगे तो आपके पास 13 15 जो भी टर्म्स थे वो आ जाएंगे। तो इस जनरलाइज्ड फॉर्मूला से हमने रिकर्सिव फंक्शन लिखा, इसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ये थोड़ा मेसी हो गया यहाँ पे, आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लेना कि रिकर्सिव फंक्शन किसे कहते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं एक जनरलाइज्ड फंक्शन दिया हुआ हो तो, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक रिकर्शन। मैंने आपको उसका बेसिक 2 स्टेप सिखाया कि एक 0 टर्म या 1 टर्म को हम लोग मान लेंगे, फिर nth टर्म के लिए हम लोग फिबोनाची फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन निकालेंगे। तो ये हमारा एक टर्म दिया हुआ था जो कि एपी में था। एपी क्या होता है, एपी क्या होता है, एपी इज नथिंग बट दिस प्लस some not constant, some number we have to keep adding। मैं आपको एपी समझाती हूँ एक अच्छे से लिख करके यहाँ पे, तो अब वो क्लियर हो जाएगा एपी क्या होता है। चलिए देखते हैं एपी और जीपी क्या होता है। हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं 2 टाइप्स जो एप्लीकेशंस होते हैं रिकर्शन के, वो क्या होते हैं। पहले तो हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस में यूज़ करते हैं रिकर्सिव। हम लोग को जो एक सीरीज़ दिया हुआ होता है, हम लोग उसमें से एक रिकर्सिव फंक्शन निकाल के लिखते हैं कि कैसे दिखते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मैं आपको समझाऊंगी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। और ये 3 स्टेप्स हैं जो कि मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाते जाऊंगी, ठीक है। अगर ये स्टेप समझाऊंगी भी तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। तो चलिए पहले एपी वाला देख लेते हैं। एपी इसलिए कहते हैं क्योंकि मैथ में से एपी जीपी ही कहते हैं, पर यहाँ पे इसे अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। तो पहले हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस देखते हैं। इसमें कह रहा है स्टेप 1 डिटरमाइन वेदर इट्स अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब नेक्स्ट वाला टर्म जो प्रीवियस टर्म में अगर कुछ ऐड करेंगे तब आएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ये 2 है, अगर हम लोग 2 में प्लस 2 करेंगे तो क्या 4 आएगा, हाँ 4 में अगर प्लस 6 करेंगे तो 2 आएगा। अर्थमेटिक तब कहते हैं जब हम लोग जैसे यहाँ पे तो प्लस 2 है पर यहाँ पे माइनस 2 भी होगा तो चलेगा, ठीक है। डिक्रीज भी होते, जैसे यहाँ से मैंने 2 से 10 तक ले गई हूँ इसे, यहाँ से आप 10 से 2 भी ला सकते हो और उसमें 2 2 2 डिक्रीज होते जाएगा, तो भी वो इसको हम लोग अर्थमेटिक ही कहेंगे, क्योंकि कुछ एक कांस्टेंट टर्म है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। यहाँ लिख देती हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तब वो एपी कहलाएगा। जैसे अगर इस सीक्वेंस में हम प्लस टू करते जाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और अभी बता देती हूँ कि ये जो 2 होता है ये से हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं।
फर्स्ट स्टेप क्या था, फाइंड आउट वेदर इट्स अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो हाँ, ये कांस्टेंट इसमें ऐड होते जा रहा है तो वो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो जो कांस्टेंट ऐड हो रहा है वही कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आप वर्ड से भी समझ सकते हैं कि 2 और 4 में क्या डिफरेंस है, 2 और 4 में 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है। इसे ही हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। थर्ड स्टेप में कह रहे हैं क्रिएट रिकर्सिव फॉर्मूला बाय स्टेटिंग द फर्स्ट टर्म एंड देन क्रिएट फॉर्मूला टू बी प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ओके, ये कुछ है नहीं, बेसिकली इसी को इसमें हमें दिखाना। तो ये हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है। तो क्या अगर हमें A1 चाहिए होगा, पहली बात तो आप A0 बताइए क्या है यहाँ पे। A0 हमारा 2 है, ये हमें दिया हुआ होना चाहिए, एंड AN इज नथिंग बट AN माइनस 1 प्लस D। तो AN माइनस 1 हमारा क्या है, जब हमें A1 निकालना है तो AN माइनस 1 हमारा A0 है प्लस D। A0 हमारा क्या है, हमने यहाँ पे लिख लिया है 2 है प्लस 2 4 आ गया। तो क्या हमारा A1 4 है, क्या हमारा A1 4 है, हाँ। अब सिमिलरली अगर हमें कहा A2 निकालो, तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A1 प्लस D। A2 निकालने के लिए हम A1 प्लस D करेंगे। A0 इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इस पे अगर आना है तो हमें इसके प्रीवियस टर्म को प्लस कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। इस टर्म पे अगर हमें पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा, इसके प्रीवियस वाले टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। इस वाले टर्म पे आना तो क्या करना होगा, 6 विच इज इट्स प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो यही हमारा हो गया A1 का। अब हम A2 का देखते हैं। A2 के लिए हम क्या करेंगे, A1 प्लस D करेंगे। तो A1 हमारा कितना है 4 प्लस D हमारा कितना है 2, 6 आ गया। लाइकवाइज वी कैन डू फॉर A3 A4 लाइक दिस। तो ये हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस हो गया। अर्थमेटिक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, पहले हम चेक करेंगे कि वो अर्थमेटिक सीक्वेंस में है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, उस सीक्वेंस में कोई टर्म जो होगा वो कॉन्स्टेंटली ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म आओ, जैसे फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है उसमें अगर हम वो कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा। उस नेक्स्ट टर्म में फिर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा। लाइक दिस वी विल कंटिन्यू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया AP अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब हमारा आता है, और ये जो है वो रिकर्सिव फॉर्मूला ऑफ, यही रिकर्सिव फॉर्मूला है, इसी को हम लोग रिकर्सिव फॉर्मूला कहते हैं। रिकर्सिव फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट वन इज रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक में क्या होता है कि अगर आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट स्टेप में लिखा है फाइंड आउट वेदर द सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे यहाँ मैंने लिखा था ऐड और सबट्रैक्ट कांस्टेंट टर्म, मल्टीप्लाई और डिवाइड कांस्टेंट टर्म। तो अब हमारे सीक्वेंस में हम चेक करते हैं कि क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड हो रहा है। तो क्या हम 3 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा, 15 इंटू 5 करेंगे तो 75 आ जाएगा, 75 इंटू 5 करेंगे तो 375 आ जाएगा, नेक्स्ट 375 इंटू 5 करेंगे तो कुछ आएगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है टू गेट द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा जीपी में, ये हमें पता चल गया कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है। नेक्स्ट टर्म हमें क्या है, फाइंड द कॉमन रेशियो। तो ये जो कांस्टेंट बार बार मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है वही कांस्टेंट होता है हमारा कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो जगह नहीं, यहाँ लिख देती हूँ, कॉमन रेशियो को हम लोग R से डिवाइड करते हैं, सॉरी R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे तो R हमारा 5 हो गया। अब हमें दिया हुआ है कि एक फॉर्मूला क्रिएट करो जिसमें हम लोग उसके प्रीवियस टर्म को और कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, जैसे रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट 5 आएगा, पर अगर आप डिवाइड यूज़ कर रहे हैं तो जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, 375 है, फिर 75 है, फिर 15 है, फिर 3 है। तो उस 375 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। 75 में हम लोग 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 में हम लोग 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। यही हमारा है
अगर हमें डिवीजन दिया होगा तो हमारा कॉमन रेशियो 1/5 हो जाता, अगर उस तरह के डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हमें ये दिया होता, पर यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो ठीक है, चलो रेशियो हमारा 5 आ गया। और अगर हमसे कहा कि A1 फाइंड करो और A0 हमारा 3 है, दो टर्म्स आपको हमेशा पता होना चाहिए, कॉमन रेशियो और कॉमन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म दोनों में पता होना चाहिए और उसमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, इसमें कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। तो A1 निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है R इंटू AN-1 जो कि A0 हो जाएगा। R हमारा 5 है और A0 हमारा 3 है, तो क्या हमारा A1 15 आ गया? यस, आवर A1 इज 15। नेक्स्ट वन A2 क्या है? A1 इंटू आर, आर इंटू A1, A1 इंटू आर सेम चीज़ है। A1 हमारा कितना है? 15 है और कॉमन रेशियो हमारा कितना है? 5। 15 5 just 75। A2 like this you have to continue। so this was arithmetic sequence and geometric sequence। दोनों में आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेना है उस सीरीज का। फिर अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो an इक्वल टू आर इंटू an-1, और अगर कॉमन डिफरेंस है तो an इक्वल टू an-1 प्लस डी। और फर्स्ट टर्म हमें दोनों में पता होना चाहिए और इसमें कॉमन डिफरेंस पता लगाना है एंड इसमें कॉमन रेशियो पता लगाना है। बस यही। चलिए दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ये। चलिए अब हम लोग दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल, इसमें हमारा A1 दिया हुआ है और लिखते जाते हैं जो जो गिवन है। A1 हमारा दिया हुआ है 10 एंड AN हमारा है 2AN-1 प्लस 1। ओके, 2AN-1 प्लस 1। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सीरीज। तो सीरीज फाइंड करो। फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है और जनरलाइज टर्म हमें दिया हुआ है और कह रहा है इसे सीरीज फाइंड आउट करो। तो देखते हैं जहाँ तक सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं करते हैं। A1 इज 10, A2 क्या होगा हमारा? 2 इंटू A1 प्लस 1। तो A1 हमारा क्या है? 10 प्लस 1 इज 21। A3 क्या है हमारा? 2 इंटू A2 प्लस 1। क्या आ जाएगा? A2 कितना है हमारा? 21 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 1 43। आप समझ रहे हैं कैसे हो रहा है ये? 2 इंटू A1 प्लस 1, तो 2 इंटू A1 क्या है? हमें दिया हुआ है 10 लगाया हमने, प्लस 1 करके जो आया वो लिख दिया। दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट नथिंग, यू हैव टू कीप एडिंग एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन जनरलाइज्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो A4 चेक करते हैं, 5-6 तक लिखते हैं। A4 चेक करते हैं, 2 इंटू A3 प्लस 1, तो 2 इंटू 43 प्लस 1, 43 इंटू 2 कितना होगा? 86 प्लस 1 87। अब हम लोग A5 फाइंड आउट करते हैं, 2 इंटू A4 प्लस 1, तो 2 इंटू A4 कितना है? 87 प्लस 1, 2 इंटू 87 कितना होगा? 16 174 प्लस 1 175। ठीक है, 174 ही होगा ना? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो 175 हो जाएगा। सीरीज फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कह रहा है कि रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर दिस सीरीज। ओके, तो अब आप इसमें फाइंड आउट करें कि एपी है या जीपी है। ये एपी है या जीपी है, इसमें ये फाइंड आउट करना है पहले। तो हम क्या कर रहे हैं? 3 इंटू 2 कर रहे हैं। पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। स्टेप 1 क्या था? फाइंड आउट इट इज एपी और जीपी। तो चेक करते हैं क्या है। एपी जीपी में भी दो टर्म्स हो सकते हैं। एपी में एक डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो सकता है और जीपी में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं ये है क्या। तो 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 6 आएगा। नेक्स्ट हम 6 को 12 से क्या कर सकते हैं? 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा। 12 इंटू 2 करें तो हमें समझ में आ गया ये इंटू वाला चल रहा है। तो दिस इज नथिंग बट जीपी। अब इस जीपी में हमें स्टेप 2 क्या करना है? कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कॉमन रेशियो हमारा क्या होता है? कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। अब कॉमन रेशियो क्या है हमारा? यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारा 2 हो गया, क्योंकि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एक प्रीवियस टर्म को, देन नेक्स्ट टर्म इज आवर कॉमन रेशियो इनटू द प्रीवियस टर्म।
ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या है, फॉर्मुलेट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या करना होता है हमें, नेक्स्ट टर्म इक्वल टू, क्योंकि ये जीपी है, कॉमन रेशियो इनटू फर्स्ट प्रीवियस टर्म, कॉमन रेशियो इनटू प्रीवियस टर्म। तो कॉमन रेशियो हमारा 2 आ जाएगा एंड प्रीवियस टर्म इज नथिंग बट an-1, ठीक है, एंड नेक्स्ट टर्म इज an। तो अब इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू 2 इंटू an-1। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमें एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखना है, रिकर्सिव फॉर्मूला लिखना है, सॉरी रिकर्सिव फंक्शन के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखना है यूजिंग दिस जीपी सीरीज, ठीक है। तो हमने ये मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स देख ली। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल समझाना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे हम लोग फिबोनाची सीरीज कहते हैं। लेकिन फिबोनाची सीरीज जानने से पहले आपको पता होना पड़ेगा कि फिबोनाची सीरीज वर्क कैसे करता है। उसका फंक्शन लिखने से पहले आपको देखना होगा कि वो वर्क कैसे करता है। चलिए देखते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ। It is nothing but it's the sum of 2 previous terms. It is the sum of 2 previous terms. ठीक है। तो अब मैं 0 1 से स्टार्ट करता है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा टर्म हो गया। अब हमें इन सब के लिए फिबोनाची सीरीज लिखना है। आगे भी लिख सकते हैं बट इतना पहले चेक कर लेते हैं। दिस इज फिबोनाची टर्म। फिबोनाची टर्म का मतलब फर्स्ट फिबोनाची टर्म क्या होगा, सेकंड फिबोनाची टर्म क्या होगा, थर्ड क्या होगा। लाइकवाइज हम लोग 0 भी ले सकते हैं इसमें। दिस इज फिबोनाची टर्म, यहाँ लिख देती हूँ। और ये होता है सीरीज। सीरीज हम देखेंगे कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली अगर फंक्शन में लिखना होगा तो वो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि वर्क रियल में कैसे करता है। तो फिबोनाची इज द सम ऑफ 2 प्रीवियस टर्म्स। तो लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज में स्टार्टिंग के 2 हमें दिए हुए होते हैं, 0 एंड 1। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये गिवन होगा आपको। अगर आप प्रोग्राम भी इसका सी प्रोग्रामिंग या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स कहीं पे भी आप इसका प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो आपको, जो मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया था कि आपको स्मॉलेस्ट टर्म जो होंगे वो लिखने होंगे पहले से, उसके बाद आप उसका जनरलाइज टर्म nth के लिए लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसका जो स्मॉलेस्ट टर्म होगा वो इसमें क्या है, फिबोनाची में क्या है। तो फिबोनाची में हमारा स्मॉलेस्ट टर्म 0 एंड 1 है, जो कि दोनों के दोनों हमने गिवन जैसा लिख दिया यहाँ पे 0 और 1। तो अब हमें लिखना है फिबोनाची ऑफ सेकेंड टर्म। तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची ऑफ सेकेंड टर्म इट्स द सम ऑफ 2 प्रीवियस टर्म। तो इसके पहले 2 टर्म क्या, ये और ये है। तो हम इसका और इसका जो फिबोनाची सीरीज है वो ऐड करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। तो क्या आएगा, 0 + 1
1 लिख सकते हैं हम। अब अगर हमें थर्ड फिबोनाची टर्म निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? थर्ड फिबोनाची टर्म इज द सम ऑफ सेकंड फिबोनाची टर्म प्लस सम ऑफ फर्स्ट फिबोनाची टर्म। तो हम 1 प्लस 1, आपको इसको नहीं ऐड करना है, आपको इसको ऐड करना है, ठीक है? तो ये आ जाएगा 2। अब अगर फोर्थ निकालना है तो उसके लिए हमें सेकंड और थर्ड को ऐड करना होगा। तो सेकंड वन इज 2, थर्ड वन इज, सेकंड वन इज 1, थर्ड वन इज 2, तो ये 3 आ गया। फिफ्थ वाले के लिए देखते हैं, इसको और इसको हमें ऐड करना होगा। तो 2 प्लस 3 नथिंग बट 5। अब इसको और इसको ऐड करना होगा हमें, तो दिस इज 3 प्लस 5 8। लाइक दिस यू कैन गो ऑन। तो अब हमसे किसी ने पूछा कि फिबोनाची का फंक्शन लिखो, तो क्या हम लिख सकते हैं फिबोनाची का फंक्शन इज नथिंग बट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर फिबोनाची सीरीज। अगर आपको कोई सा भी फिबोनाची, जैसे मान लीजिए आपको कहता है कि 8 निकालो, मैं आपको दिखाती हूँ एक एग्जांपल। ये फिबोनाची सीरीज का जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि A6 निकाल के दिखाओ, सॉरी f ऑफ 6 निकाल के दिखाओ, 6th टर्म ऑफ फिबोनाची निकाल के दिखाओ। तो 6th टर्म ऑफ फिबोनाची क्या हो जाएगा? f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 4 लिख सकते हैं, सम ऑफ 2 प्रीवियस टर्म। पर हमें अभी f ऑफ 5 नहीं पता है, तो यही रिकर्शन है। जब हमें f ऑफ 6 चाहिए तो हमें f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 4 को ऐड करना होगा। अब f ऑफ 5 भी हमें नहीं पता, तो फिर से उस फंक्शन में जाओ और फिर से लिखो कि f ऑफ 5 क्या होता है। दिस फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज द रिकर्शन, ठीक है? तो f ऑफ 5 के लिए हमें f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 3 पता होना चाहिए, पर हमें f ऑफ 4 भी नहीं पता। तो f ऑफ 4 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 2। अब हमें f ऑफ 3 भी नहीं पता, तो f ऑफ 3 के लिए हम लिखेंगे f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 2, सॉरी f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1। f ऑफ 1 तो हमें पता है, f ऑफ 1 और f ऑफ 0 हमें पता होता है। f ऑफ 0 0 होता है और f ऑफ 1 1 होता है, ठीक है? f ऑफ 1 1 होता है और f ऑफ 0 0 होता है, लेकिन हमें 2 नहीं पता, तो 2 के लिए चलते हैं हम f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 0। अब हम लोग नीचे से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है? तो f ऑफ 1 हमारा क्या होता है? 1 होता है, प्लस f ऑफ 0 0, तो 1 आ गया। अब क्या हम इस f ऑफ 2 को यहाँ ले जा सकते हैं? हाँ, f ऑफ 2 अब हमें पता चल गया 1 होता है, और f ऑफ 1 तो हमें पता था कि 1 होता है, तो ये 2 आ गया। अब इस f ऑफ 3 को हम यहाँ ले जाते हैं। f ऑफ 3 हमारा क्या आया है? 2 आया है, प्लस f ऑफ 2 हमारा क्या आया था? 1 आया था, तो ये 3 हो गया। अब हमारा f ऑफ 4 हमें पता चल गया। f ऑफ 4 आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 है, यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारा 3 आया। अब f ऑफ 4 को हम यहाँ ले जाते हैं। f ऑफ 4 हमारा 3 आ गया। यहाँ मैं एक डायरेक्शन बना देती हूँ, हम लोग नीचे से ऊपर गए हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है, हम लोग नीचे से ऊपर गए हैं। देन f ऑफ 4 हमारा 3 आ गया, और f ऑफ 3 हमारा क्या है? f ऑफ 3 हमारा 2 है, तो ये 5 आ गया। अब f ऑफ 5 क्या है? हमारा 5 है, और f ऑफ 4 क्या है? 3 है, तो 8 आ गया। क्या हमारा f ऑफ 6 8 था? हाँ। तो दिस फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज फंक्शन। अगर हमें f ऑफ 6 चाहिए होगा तो हमें f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 4 पता होना चाहिए, पर हमें f ऑफ 5 को भी पता करने के लिए हमें f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 3 पता होना होगा, और f ऑफ 4 को फाइंड आउट करने के लिए हमें f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 2 पता होना होगा। वी हैव टू नो द सम ऑफ 2 प्रीवियस टर्म्स, सो वी हैव टू नो द प्रीवियस टर्म्स। व्हाट इज द प्रीवियस टर्म? तो प्रीवियस टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से रिकर्शन में जाएंगे। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिकर्शन यू कैन सी, एंड द टावर ऑफ हनोई, दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। टावर ऑफ हनोई एंड फिबोनाची सीरीज, आप दोनों का अच्छे से कोडिंग के साथ आप लोग सी प्रोग्रामिंग या फिर डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है द डिवीजन एल्गोरिथम, और डिवीजन एल्गोरिथम के बाद हम लोग प्राइम नंबर्स भी देखेंगे क्या होता है, और प्राइम नंबर में एक प्रूफ है, ठीक है? तो पहले डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं। क्या कह रहा है? लेट a एंड b बी इंटीजर्स विथ b नॉट इक्वल टू 0। तो a जो है और b जो है वो इंटीजर है, एंड इट इज मेंशन दैट b इज नॉट इक्वल टू 0। जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r। उसके बाद दो इंटीजर्स a और b, एक दो इंटीजर थे, और उसके बाद दो इंटीजर से q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम होता है। ऐसे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को लिखते हैं, पर डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग प्रूफ कैसे करें, ठीक है? और ये a b q r ये है क्या?
तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ए जो है वो डिविडेंड होता है और बी जो है वो डिवाइजर होता है और क्यू जो है वो कोएफिशिएंट होता है और आर है जो रिमाइंडर होता है। एंड दिस रिमाइंडर कैन बी फ्रॉम 0 टिल b। जो डिवाइजर है उतना हो सकता है और इट इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बेसिकली रिमाइंडर जो आप हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिमाइंडर क्या होता है कि रिमाइंडर 0 से लेकर के, या तो कुछ भी नहीं लास्ट में कट जाता है, कुछ भी नहीं आता, से लेकर के उतना तक हो सकता है जितना हमारा डिवाइजर है। अगर उससे ज़्यादा कुछ हुआ, जैसे अगर यहाँ पे डिवाइजर 6 है और आपका रिमाइंडर 7 बचा हुआ, तो हम आगे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन डिवाइजर। अगर 6 या 6 से कम होगा तभी हम लोग आगे इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो सिंपली अगर कह रहा है कि अगर डिविडेंड ये है, डिवाइजर बी है, कोशेंट और रिमाइंडर ये है, तो हम लोग डिविडेंड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। ए हमारा 4461 है, बी हमारा 16 है। तो अब हमें चेक करते हैं कोशेंट कितना आएगा। तो जब हम लोग ए डिवाइडेड बाई बी करेंगे तो कोशेंट आएगा, देन क्यू इज, क्यू कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, क्यू हमारा 278 आएगा एंड आर विल बी 13। ठीक है, तो क्यू हमारा 278 आया और आर 13 आया। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा 4461 है, बी हमारा 16 है, क्यू हमारा 278 है और आर है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, आप सोच रहे होंगे ये मैंने डायरेक्टली क्यों लिख दिया है। ये बिना डायरेक्टली भी लिखे हुए अगर आप करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कुछ फॉर्मूला मैंने यहाँ पे उतार दिया। कुछ फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपली जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा। जैसे 16 है, उससे हम लोगों को 4461 को डिवाइड करना है क्योंकि ये डिवाइजर है, बी मैंने बताया था डिवाइजर होता है और ये डिविडेंड होता है। तो जब करेंगे तो पहले हमारा 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा क्योंकि 16 to 32, फिर क्या आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। अब हम लोग इससे 7 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 7 कितना होता है, 16 इंटू 7 इज 16 6 96 और 96 प्लस 16 दिस इज 2, दिस इज 11, 112 आएगा। और जब ये 112 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 4 और ये 1 उतरा। ठीक है, अब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 16 इंटू 8 कितना होता है, अब यहाँ से 16 से मल्टीप्लाई करते थे तो 128 आएगा और लास्ट में हमारा रिमाइंडर 13 बचा। तो हमारा क्वोशिएंट क्या आया 278, हमारा रिमाइंडर क्या आया 13। ठीक है, तो वही क्वोशिएंट और रिमाइंडर मैंने यहाँ लिखा। तो क्या अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा कितना है 4461, बी हमारा है 16 और क्यू है हमारा 278 प्लस आर इज 13। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको 4461 आएगा। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या कहता है ए एंड बी विच इज आवर डिविडेंड एंड डिवाइजर रिस्पेक्टिवली। तो उसके बाद हमारे पास दो और इंटीजर्स क्यू एंड आर विच इज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो हम लोग उसको इस फॉर्म में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। उसको मैंने यहाँ पे प्रूफ किया। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक करना, ये 4461 ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा द डिवीजन एल्गोरिथम। अब सेकंड हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स बेसिकली हमें नंबर सिस्टम में पढ़ना है जो कि आपको प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ाया जाएगा, बट हम लोग थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे प्राइम नंबर इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें एक फॉर्मूला एक प्रूफ डिराइव करना है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर होज फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स जिसका प्राइम फैक्टर 1 या नंबर खुद होगा। ठीक है, ऐसे नंबर जिसका प्राइम फैक्टर जो कि डिवाइड सिर्फ 1 से या खुद से होगा। ठीक है, प्राइम नंबर हम लोग बचपन से सुनते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से या खुद से डिवाइड होता है उसे हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं।
तो ये हो गया एग्जाम्पल में क्या आता है, क्या 2 हमारा प्राइम नंबर है? हाँ 2 है, 3 भी है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, दीज टाइप ऑफ नंबर्स जो कि खुद से या 1 से, बस यही दो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या 2 के पास कोई और फैक्टर है 1 और 2 के अलावा? नहीं। 3 के पास 1 और 3 के अलावा? नहीं। तो यही हमारा प्राइम नंबर होता है। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें ये करना है, प्रूव दैट द सेट ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। प्रूव हमें ये करना है कि जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है वो इनफाइनाइट होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को क्या हम इनफाइनाइट बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हम कहाँ तक जा सकते हैं। उसमें 1 1 1 1 1 ऐड करते जाओ और आप पता नहीं कहाँ तक जा सकते हो, बिलियन ट्रिलियन, उसके बाद भी हम लोग जा सकते हैं, बस हम लोग काउंट नहीं करते हैं हम। ठीक है, तो वही हो गया हमारा सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब क्या है, क्या सेट ऑफ प्राइम नंबर हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट है? चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। हाँ बोल सकते हैं, पर क्योंकि इसीलिए इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, बोल सकते हैं तभी प्रूफ कर रहे हैं, नहीं तो इसका प्रूफ नहीं होता यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अज्यूम, चलिए पहले कॉन्ट्ररी हम लोग एक मान लेते हैं कि P जो एक सेट है वो फाइनाइट है और वो सेट ऑफ प्राइम नंबर है। तो P हमारा क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, P इज फाइनाइट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो अगर हमें Pn+1 एलिमेंट चाहिए होगा, ये n एलिमेंट्स का सेट है। ठीक है, यहाँ पे Pn लिख देती हूँ। ठीक है, P जो है वो n एलिमेंट्स का सेट है, n प्राइम एलिमेंट्स का सेट है। तो Pn+1 हमारा क्या होगा? Pn+1 हमारा जो होगा वो P1 से लेके Pn तक हो जाएगा, प्लस इसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगा। तो फिर हम अगर Pn+1 निकाल देंगे और इसको Pn मान लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, फिर से हमें Pn+1 चाहिए होगा, तो हम लोग फिर एक टर्म ऐड कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो इनफाइनाइट, क्योंकि जहां तक हमें पता है प्राइम नंबर, उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट प्राइम नंबर मिलेगा। नॉट 1, उसका नेक्स्ट टर्म जो होगा वो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग प्राइम नंबर्स को भी इनफाइनाइट कहते हैं। प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो इनफाइनाइट लाइक ऑल अदर नंबर्स। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइम नंबर एंड डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में हमने देखा कि A = BQ + R होता है। A इज डिविडेंड, B इज आवर डिवाइजर एंड Q इज क्वोशिएंट प्लस R इज रिमाइंडर। ये हमारा था डिवीजन एल्गोरिथम एंड ये हमने प्राइम नंबर देखा। ठीक है, प्राइम नंबर नंबर सिस्टम में भी देखते हैं। ये एग्जांपल्स है प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर से हम लोग बहुत सारे चीज़ को सॉल्व भी करते हैं। हम प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ कुछ बेसिक ऑपरेशंस दिखाया जाएगा, जो कि एपीजीपी में भी प्राइम नंबर से लेके कैसे यूज़ करते हैं वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डिवीजन एंड प्राइम एल्गोरिथम। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि जीसीडी। जीसीडी इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब एक ऐसा नंबर जो कि लार्जेस्ट है। ठीक है, एंड दैट नंबर शुड बी लार्जेस्ट एंड इट शुड डिवाइड बोथ ए एंड बी। जीसीडी ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज इक्वल टू डी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डी है वो लार्जेस्ट नंबर है जो ए और बी को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे 36 और 24 है, तो 36 का जब हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 2 3 4, 5 नहीं कर सकता, 6 7 नहीं कर सकता, 8 नहीं कर सकता, 9 10 नहीं कर सकता, 11 नहीं कर सकता, 12। इसे नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 9 12, और 12 के बाद कौन आएगा? 12 के बाद डायरेक्टली 18 एंड आफ्टर 18 इट्स 36। ठीक है, तो 36 के इतने प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब 24 का प्राइम फैक्टर चेक करते हैं। 1 2 3 4 6 12 एंड 24। इसके अलावा कोई नहीं है। अब हमें चेक करना है इसमें कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो पीछे से चेक करना स्टार्ट करते हैं। क्या 36 इसमें, लेकिन 36 इसमें नहीं है, तो 36 तो नहीं होगा। 24 के बाद लार्जेस्ट नंबर क्या है? 24। 24 इसमें है लेकिन 24 इसमें नहीं है, तो 24 नहीं होगा। उसके बाद 18 चेक करते हैं। 18 इसमें है लेकिन 18 इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है। सो 12 इज द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 36 एंड 24 बोथ। ठीक है, इसके अलावा इतने सारे नंबर से 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 वो भी दोनों को डिवाइड कर रहे हैं।
ठीक है। वो भी इस वो ये जो सारे टर्म्स है वो 24 को भी डिवाइड कर रहे हैं, वो 36 को भी डिवाइड कर रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू डी, GCD of A comma B is equal to D where D divides A and D divides B। तो A और B का GCD D होगा, जहाँ पे D A को भी डिवाइड करता है एंड D B को भी डिवाइड करता है, एंड फॉर ऑल E नॉट इक्वल टू D, E not equal to D if E divides A and E divides B then E is less than D। ये E वाला टर्म क्या है, अब ये तो हमें समझ में आ गया, GCD of A comma B is D, जो कि D है, जो D है वो A को भी डिवाइड करता है और जो D है वो B को भी डिवाइड करता है। बट यहाँ पे E क्या है, E वो वाला नंबर है जैसे 1 2 3 4 6, ये सारे नंबर्स जो है वो E है विच डिवाइड्स A ऑल्सो एंड B ऑल्सो बट इट इज लेस देन D। तो मैंने आपको जो बताया था कि ये सारे टर्म्स भी दोनों 24 और 36 को डिवाइड करते हैं, बट इन टर्म्स को हम जीसीडी नहीं लिख सकते, इसलिए क्योंकि ये जो लार्जेस्ट जीसीडी है हमारा 12 उससे स्मॉल है, इसलिए जो ई होगा वो 1 2 3 4 6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है देन ई इज लेस देन डी। अगर कोई और नंबर ई है जो कि ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है तो वो डी से छोटा होगा अगर डी हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, GCD ऑफ 53,17। तो 53 का फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 53 इज अ प्राइम नंबर तो इसका 1 और 53 होगा, और 17 का क्या होगा, 17 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। इसके पहले हमने प्राइम नंबर देखा था, प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं जो कि खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, पर इन दोनों में भी हमें चेक करना है कि कॉमन लार्जेस्ट क्या है। तो 53 नहीं हो सकता, 17 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, तो GCD ऑफ 53,17 इज 1। 1 ही वो लार्जेस्ट नंबर है जो कि इस 53 और 17 दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा GCD। अब हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है, तो दो चीज बताती हूँ। पहले हम लोग GCD 3-4 तरीके से निकालते हैं, 3 तरीके से बेसिकली निकालते हैं। 3 तरीका क्या क्या होता है, फर्स्ट तरीका होता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, सेकंड होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब कि बचपन से हम लोग देखते आए कि 12 और 6 है, तो 12 और 6 को देखते के साथ हम बोल सकते हैं कि 6 ही एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो 6 और 12 को दोनों को डिवाइड करेगा। बट इंट्यूशन वी कैन यूज फॉर स्मॉलर नंबर्स नॉट फॉर द लार्जर नंबर्स, इसलिए हम लोग इंट्यूशन को सब जगह यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ही हम लोग कहते हैं कि इंट्यूशन और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है वो हम लोग स्मॉलर टर्म्स तक के लिए तो ठीक है, बट हमारे पास जब बड़ा बड़ा नंबर आएगा तब हम लोग इंट्यूशन और ये फैक्टराइजेशन वाला दोनों का दोनों क्राइटेरिया नहीं यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लगाते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम हम लोग जीसीडी ही फाइंड करने के लिए लगाते हैं, जो कि हम देखते हैं कि भी होता क्या है। तो अभी हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा था, दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम। अभी हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा था कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या था, A हमारा डिविडेंड था, B हमारा डिवाइजर था, Q हमारा क्वोशिएंट था और R हमारा रिमाइंडर था। तो इसका मतलब ये हो गया कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और हम अभी क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। तो GCD ऑफ A कॉमा B, दो नंबर जो GCD है, GCD ऑफ डिविडेंड कॉमा डिवाइजर, ऐसा बोल सकते हैं GCD ऑफ डिविडेंड कॉमा डिवाइजर इज इक्वल टू GCD ऑफ B कॉमा R। बी क्या था हमारा, डिवाइजर कॉमा रिमाइंडर। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि दो नंबर जो दिया रहेगा उसका जीसीडी अगर हमें निकालना है तो हम उसका जीसीडी जो रहेगा वो बी कॉमा आर से निकाल सकते हैं। ये हमारा डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जीसीडी ऑफ 2322 और 654 कैसे निकालेंगे। तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी हमें दिया हुआ है, तो हम लोग क्या उसे ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब क्या हो जाएगा ये हमारा GCD ऑफ A कॉमा B को हम लिख सकते हैं GCD ऑफ B कॉमा R। GCD ऑफ A कॉमा B को हम लोग लिख सकते हैं GCD ऑफ B कॉमा R। B कॉमा R कहाँ से आया हमारा, B कॉमा R हमारा यहाँ से आया। ठीक है। तो हम लोगों ने आगे देखा कि 2322 को हम लोग अगर A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, A हमारा ये हो गया, B हमारा ये हो गया और इसका Q और R ये होगा। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका Q
और आर ये दोनों आएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा था जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा आर हम लोग बोल सकते हैं। तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी तो ये हो गया इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी, बी हमने यहाँ से यहाँ लिखा और आर हमारा कहाँ से आया, आर हमारा यहाँ से आया, ये जो आर है यहाँ आ गया और ये बी जो है वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब फिर हमने इसे ए और या बी और आर तो इसके लिए, इस ए और बी के लिए ये बी और आर है, लेकिन हमने इसे फिर से ए और बी मान लिया। अब फिर से हम नेक्स्ट टर्म वैसे ही लिखेंगे, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी को हमने a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में लिख दिया। अब फिर जीसीडी ऑफ b कॉमा आर कर देंगे, b हमारा 360 हो गया, आर हम इसी से हम लोग ऐसे करते जाएंगे। आप खुद से एक बार डिवाइड कर करके चेक करते जाइए। नेक्स्ट स्टेप पे जब आप पहुंचेंगे तो लास्ट टर्म आपका आएगा जीसीडी ऑफ 30,6 और 30,6 मैंने बोला था कि इंट्यूशन से कुछ यूज़ करते हैं, तो इंट्यूशन से आप देखेंगे तो 30,6 में जो लार्जेस्ट हमारा जीसीडी आएगा, सॉरी लार्जेस्ट हमारा कॉमन डिवाइजर आएगा वो 6 आएगा। तो ये था हमारा GCD एंड दिस वन वाज यूक्लिडियन एल्गोरिथम। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक हमें ये कहता है कि कोई भी नंबर, चाहे हम लोग 1 से ज़्यादा का कोई भी नंबर चाहे हम लोग उठा लें, उसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स और इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स वी कैन रिप्रेजेंट इट, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। The fundamental theory of arithmetic states that every integer greater than 1 is either a prime number or can be expressed in the form of primes। इसका मतलब कि कोई भी हमारे पास इन एक नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर दैन 1 है, अभी मैंने बताया कि जो ग्रेटर दैन 1 है उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लोग 35 देखते हैं। तो क्या हम लोग 35 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में दिखा सकते हैं? वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम्स। तो हाँ, 35 को हम लोग 7 इंटू 5 दिखा सकते हैं। तो 7 भी हमारा प्राइम है और वेयर 7 and 5 बोथ आर प्राइम, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं 114560, 114560। अब हम लोग चेक करते हैं 114560 को हम लोग प्राइम नंबर में के फॉर्म में दिखा सकते हैं या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। इसका हम लोग एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। पहले 2 से लेते हैं तो क्या आएगा, 57280। फिर 2 से लेते हैं तो 28640। फिर 2 से लेते हैं 14320। फिर 2 से लेते हैं 71, दिस इज 60। फिर 2 से लेते हैं 3580। फिर 2 से लेते हैं 1790। फिर 2 से लेते हैं दिस इज 8, 8 के बाद फिर से नहीं, इस बार 9 ले सकते हैं, 890, ठीक है। अब फिर 2 से लेते हैं 2 से हमने किया तो ये कितना आया, ठीक है 57। यहाँ पे 2 से हम करेंगे तो आएगा 57280, ठीक है। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो कितना आएगा 28640। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 इसका है। फिर ये 2 से करेंगे तो कितना आएगा 7160, ठीक है। फिर इस 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3580। फिर इस 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1790। फिर इस 2 से करेंगे तो कितना आएगा 8, ओके हियर आई मेड द मिस्टेक। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये तो 8 बार में जाएगा, फिर 9, फिर 5। अब हम इसे 5 से कर सकते हैं
तो 5 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 आएगा, फिर 39 आएगा जिसको हम लोग 7 से कर सकते हैं, फिर ये 45 आएगा, 179। अब ये 179 को हम लोग आगे नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 179 इज अ प्राइम नंबर। तो क्या अब हम लिख सकते हैं 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 to the power 7, 2 इज अ प्राइम नंबर, पूरा लिख देती हूँ, प्राइम नंबर। देन दिस 5 इंटू 179, ये और ये तीनों प्राइम नंबर है, 2 5 एंड 179 ऑल थ्री आर प्राइम नंबर एंड 2 to the power 7 हमने लिखा। तो आप इसे नहीं बोल सकते कि ये प्राइम नंबर का हमने यही डेफिनेशन ही लिखा था, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम, सो इन द फॉर्म ऑफ प्राइम्स वी कैन राइट 2 to the power of 7। ओके, तो ये हो गया हमारा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें कहता था कि कोई भी नेचुरल नंबर जो होगा वो अगर 1 या 1 से ज़्यादा होगा तो हम लोग उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाया जिससे हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये सॉल्व कैसे होगा। चलिए, तो अभी तक हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है, यूक्लिडियन थ्योरम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये सारे प्रिंसिपल्स अभी तक हमने देखे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बेसिक काउंटिंग मेथड, उसी में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हैज़ वेरी हाई वेटेज इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में तो है ही, और ये एप्टीट्यूड में भी, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसमें भी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एंड एप्टीट्यूड में भी, दोनों ही जगह। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज अ बिट ट्रिकी सब्जेक्ट जो बहुत ईजी होता है, बट बेसिक्स कोई अच्छे से एक 1 by 1 स्टेप लेकर के आगे पढ़ते जाए तो वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बेसिक काउंटिंग मेथड देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।